सभी को नमस्कार। आज हम इस कक्षा में करेंगे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने 3 कक्षाएं ले ली हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका में सभी दोषों के निवारण के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, सभी दोषों के निवारण के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तर है षटकर्मों का, ऑप्शन बी प्राणायामों का, ऑप्शन सी मुद्रा एवं बंध का, या सभी का। तो देखिए, सभी दोषों का निवारण करने के लिए प्राणायाम का क्या है, अभ्यास करना चाहिए। किसके अनुसार? हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर सभी दोषों का निवारण करना है तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और हठयोग प्रदीपिका में जो अध्याय हैं, हठयोग प्रदीपिका में अध्याय को क्या बोला जाता है? उपदेश बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। और कुल उपदेश भी आप लोगों को याद रखनी है कि जो कुल उपदेश है उनकी संख्या कितनी है? 5। हठयोग प्रदीपिका में कुल उपदेश है 5। और जो 5 उपदेश हैं उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं कि सबसे पहले होता है आसन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे होता है प्राणायाम। तीसरे नंबर पे है मुद्रा एवं बंध। और नंबर 4 पे होता है नादानुसंधान, नादानुसंधान। और नंबर 5 पे होता है यौगिक चिकित्सा। तो सभी को पता होना चाहिए कि हठयोग प्रदीपिका में कुल 5 उपदेश हैं, सभी का पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा अध्याय है ये मुद्रा एवं बंध, सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें कुल श्लोक है 126। और हठयोग प्रदीपिका में कुल श्लोक पूछ लिया जाए तो वो है 409। हठयोग प्रदीपिका में कुल 409 श्लोक हैं। तो और इसके लेखक रहेंगे स्वात्माराम जी। उसके बाद अगला प्रश्न, वीणा का झंकृत शब्द समाधि की कौन सी अवस्था में सुनाई पड़ता है? तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जो पिछली कक्षा थी उसमें बताया गया था कि तो वीणा का झंकृत शब्द अगर पूछ लिया जाए कौन सी अवस्था में सुनाई पड़ता है? निष्पत्ति, घट अवस्था, परिचय अवस्था या आरंभ अवस्था। तो उत्तर इसका रहेगा निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या है? वीणा का झंकृत शब्द सुनाई पड़ता है समाधि की अवस्था में। और याद रखेंगे कि जो समाधि को क्या बोला गया है? नाद। समाधि को नाद बोला गया है। किसके अंदर? हठयोग प्रदीपिका के अंदर। और जो समाधि की 4 अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्था है समाधि की? 4 अवस्था। किसके अंतर्गत? हठयोग प्रदीपिका के अंदर 4 अवस्थाएं हैं। और 4 अवस्थाएं भी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले होती है आरंभ, सबसे पहले होती है आरंभ। दूसरे नंबर पे होता है परिचय अवस्था। तीसरे नंबर पे भी याद रखना है, तीसरे नंबर पे होती है घटावस्था। और नंबर 4 पे होता है निष्पत्ति। तो पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि निष्पत्ति क्या है। तो निष्पत्ति एक प्रकार का नाद है या समाधि का प्रकार है। और घटा भी क्या है? एक प्रकार का समाधि का मतलब प्रकार है। और कुल 4 अवस्थाएं हैं। ये किसके अंतर्गत है? हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत। अगला प्रश्न है इसी में, समाधि की कौन सी अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है? तो पिछली जो कक्षा उसमें बताया गया था कि कौन सी ग्रंथि में किसका होता है। तो इसमें है विष्णु ग्रंथि का भेदन कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन ए निष्पत्ति, ऑप्शन बी परिचय, ऑप्शन सी घट अवस्था, या ऑप्शन डी आरंभ अवस्था। तो याद रखेंगे घटावस्था। विष्णु ग्रंथि का अगर भेदन पूछ लिया जाए तो वो रहेगा हमारा घटा अवस्था। तो जो पीछे जो कक्षाएं थी उसमें बताया गया था कि एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, एक रुद्र ग्रंथि होती है। तो रुद्र ग्रंथि निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का होता है। और जो आरंभ अवस्था है उसमें होता है ब्रह्म ग्रंथि का। तो निष्पत्ति में भी याद रखना है सभी को कि निष्पत्ति में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? रुद्र। तो अगर रुद्र का पूछ लिया जाए तो निष्पत्ति। और अगर ब्रह्मा का पूछ लिया जाए, अगर ब्रह्मा ग्रंथि का पूछ लिया जाए तो आरंभ अवस्था। और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घट अवस्था में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बार बार पूछे जाते हैं ये जो भी परीक्षाएं होती है। तो सभी इनको अच्छे ढंग से क्या है याद रखेंगे।
उसके बाद अगला प्रश्न है, समाधि की कौन सी अवस्था में भेरी एवं आघात जन्य शब्द सुनाई पड़ते हैं? तो ये शब्द है जो नाद की अवस्था में सुनाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है भेरी एवं आघातजन्य शब्द। तो भेरी और जो आघातजन्य शब्द है वो सुनाई पड़ते हैं घट में, परिचय में, निष्पत्ति में या आरंभ में। तो उत्तर इसका रहेगा घट अवस्था में। कौन सी अवस्था में? घट अवस्था में कौन से शब्द सुनाई पड़ते हैं? भेरी एवं आघातजन्य शब्द सुनाई पड़ते हैं घटावस्था में। और घटावस्था कौन सी अवस्था है? समाधि की तीसरी अवस्था है जिसमें क्या सुनाई पड़ते हैं? भेरी एवं आघातजन्य शब्द क्या है? सुनाई पड़ते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, समाधि की कौन सी अवस्था में झाझा रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है? तो झाझा रूप अनाहत शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो झाझा रूप, झाझा जो शब्द है वो कौन सी अवस्था में सुनाई पड़ता है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए घट अवस्था, ऑप्शन बी आरंभ अवस्था, ऑप्शन सी निष्पत्ति या ऑप्शन डी परिचय। तो उत्तर इसका रहेगा आरंभ अवस्था में झा जो शब्द है वो सुनाई पड़ता है अनाहत शब्द। कौन सी अवस्था में? आरंभ अवस्था में समाधि की। तो ये याद रखेंगे। इसी में अगला है जीभ को पलटकर कपाल कुहर के अंदर लगाना कौन सी मुद्रा कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीभ को पलटकर कपाल कुहर, जीभ को पलटकर कपाल कुहर के अंदर लगाना कौन सी मतलब मुद्रा है? मुद्रा यहाँ पे पूछी गई है खेचरी, सांभवी, महामुद्रा या शक्ति चालनी। तो ये रहेगी खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा रहेगी? ये खेचरी मुद्रा रहेगी। इसमें क्या है? जीभ को पलटकर कपाल कुहर के अंदर क्या है? लगाया जाता है, खेचरी मुद्रा। उसके बाद अगला, कौन सी मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर साधक पर भयंकर विष का असर नहीं पड़ता? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर साधक पर विष क्या होता है? जहर का भी असर नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी मुद्रा है? विपरीत करनी, खेचरी, शांभवी या महाभेद। तो उत्तर इसका रहेगा खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर योगी पर क्या है? जो सर्प, सांप मतलब भयंकर विष का भी क्या असर नहीं होता। और जो भयंकर विष किसका होता है? तक्षक सर्प एक ऐसा सर्प है जिसके डसने से मतलब व्यक्ति क्या मर जाता है। तो उसका भी क्या है? कोई असर नहीं होता अगर योगी खेचरी मुद्रा की सिद्धि हासिल कर ले तो। उसके बाद है अगला प्रश्न, इसी में, पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाए जिससे नाभि ऊपर और तालू नीचे हो जाते हैं, कौन सी मुद्रा कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को क्या है? ऊपर उठाना है। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाना है जिससे नाभि ऊपर रहेगी और तालू हमारा नीचे हो जाता है। तो कौन सी मुद्रा है वो? शक्ति चालनी, विपरीत करनी, सांभवी या खेचरी। तो ये रहेगी विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा रहेगी। तो इसमें क्या है? सूर्यमंडल ऊपर की तरफ हो जाता है और सौममंडल नीचे की तरह। तो ये भी पूछा जाता है कई बारी कि इसमें जो सूर्यमंडल होता है, सूर्यमंडल वो क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ, याद रखेंगे। और सोममंडल एक होता है, सोममंडल वो क्या हो जाता है? नीचे की तरफ। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो कि पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे सर्वांगासन की तरह होता है ये थोड़ा थोड़ा, तो वो होती है विपरीत करनी मुद्रा। सभी इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसी में, सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अभ्यास कौन सी मुद्रा कहलाता है? तो देखिए इसमें पूछा गया है ये कि सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाना है के लिए कौन सी मुद्रा का मतलब अभ्यास करना चाहिए? जागृत करने का अभ्यास कौन सी मुद्रा कहलाता है? सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अभ्यास। तो सोई हुई कुंडली को जागृत करने की
करने का अभ्यास कौन सी मुद्रा कहलाता है? ऑप्शन ए महामुद्रा, ऑप्शन बी शक्ति चालनी, ऑप्शन सी बजरोली, ऑप्शन डी विपरीत करनी। तो इसका उत्तर रहेगा शक्ति चालिनी। तो शक्ति चालिनी मुद्रा क्या कौन सी होती है कि सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अभ्यास क्या कहलाता है? शक्ति चालिनी मुद्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुख से सी की आवाज करते हुए वायु को अंदर ग्रहण करना कौन सा प्राणायाम कहलाता है? तो देखिए, मुख से सी की आवाज करते हुए वायु को अंदर खींचना मतलब अंदर ग्रहण करना कौन सा प्राणायाम कहलाता है? सी की ध्वनि करते हुए शीतली, शीतकारी, प्लाविनी या मूर्छा। तो देखिए, सी की आवाज करते हुए वायु को अंदर ग्रहण करना शीतकारी कौन सा प्राणायाम है? शीतकारी प्राणायाम कहलाता है। और ये कौन सी ऋतु में करना चाहिए? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये फायदेमंद होता है। ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें ये क्या होता है? फायदेमंद होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये थे हमारे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं जो भी परीक्षाएं होती है। तो इस कक्षा में आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगली कक्षा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।